हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन शुरू करने से पहले मुझे पता है कि आपको अपनी पेपर स्टाइल मिल गई है, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार मैं पेपर स्टाइल से को लेकर थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ टोटल 3 सेक्शंस है, यानी कि 3 विभाग है। ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन जिसमें गद्य और पद्य दोनों विभाग में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो विभाग है वह है व्याकरण विभाग, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द और विरोधी शब्द लिखने को मिलेंगे। और तीसरा है लेखन विभाग, जिसमें आपको एक कहानी लिखनी है और एक निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या लिखना होगा और कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए जिसमें सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर ही लिया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सही ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनकर वह जो रिक्त स्थान दी गई है उसकी पूर्ति करनी है। दूसरा जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित विधान सही या गलत है बताएं। यानी कि जो पहला और दूसरा हमने डिस्कशन किया था लेसन, उसको ध्यान में रखते हुए आपको विधान दे दिए जाएंगे और उसमें से दिए गए विधान को आपको पहचानना है कि वह विधान सही है या गलत। सिर्फ पहचानना है, उसको करेक्ट करके नहीं लिखने का है। तीसरा है एक एक वाक्य में उत्तर। अब एक वाक्य में उत्तर वाले जो प्रश्न है वो हम कहाँ से लेंगे? तो डेफिनेटली आपको जो वर्कशीट मिली है और इवन जो आपका रिवीजन वीडियो, हर एक चैप्टर के बाद मैंने रिवीजन वीडियो बनाया था, तो उसमें ही आप वह एक वाक्य के प्रश्न देख सकेंगे जिसको आपको रीड करना है और उसमें से ही पूछे जाएंगे। तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है सविस्तार उत्तर लिखे। तो ये सविस्तर उत्तर भी आपको कहाँ से मिलेगा? ऑफकोर्स वो आपको वर्कशीट में ही मिलेगा। और उतना ही नहीं, आज के इस रिवीजन वीडियो में भी हम आपको 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, सविस्तर उत्तर के लिए कितना लिखना चाहिए, वो जो सारी बातें हैं हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो व्याकरण विभाग है काफ़ी इजी बनाया गया है, जिसमें आपको पर्यायवाची और विरोधी शब्द ही लिखने के हैं और कुछ नहीं करना है। और वो भी हमने ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो वो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। अब तीसरा जो विभाग है वह है लेखन विभाग। ये आपके लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कहानी कैसे लिखते हैं और निबंध कैसे लिखते हैं। तो आपको कोई भी एक विषय पर एक कहानी लिखनी है और दूसरा जो है वह निबंध लिखना है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको थोड़े से दे दूंगा जिसमें से आपको पढ़ना है। नो डाउट हम डिस्कशन भी करने वाले हैं कि निबंध कैसे लिखते, कहानी कैसे लिखते, लेकिन ये है आपकी पेपर स्टाइल, जिसमें आपको 3 विभाग आएंगे और गद्य विभाग, व्याकरण विभाग और लेखन विभाग, ऐसा हमने उसको डिवाइड किया है। आई होप कि आपको जो पेपर स्टाइल है वो पूरी समझ आ गई। अब सीधे चलते हैं हमारे रिवीजन पर। तो रिवीजन वीडियो में क्या रिवीजन करना है, ये एक आपका प्रश्न होगा। नो डाउट हमने ऑलरेडी हमारा जो पार्ट है गद्य है पद्य है वो डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक कम कसौटी को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में यानी कि सविस्तार और 2-3 वाक्य में उत्तर उसका डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि एक वाक्य में उत्तर वो काफ़ी इजी है और इवन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि वो जो सार है वो इस डिस्कशन में ही आने वाले हैं। और इसीलिए आज हम ऐसे प्रश्नों के डिस्कशन करने वाले हैं जो सविस्तार है और 2-3 वाक्य में है। और हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ पहला और दूसरा लेसन ही है, जिसमें पहला पद्य है और दूसरा गद्य है, जो काफ़ी इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 या 6 वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए
आपकी जो लेंथ है इतना ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी सारा लंबा लंबा लिखना है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ जो पूछा गया है वो आपको लिखना होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। आपको पता है कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो, ऐसा आपको पता है। तो यहाँ पर हमें सीधा ही लिखना है मांगल्य का मतलब। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मांगल्य का मतलब क्या होता है। तो मांगल्य यानी सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, पहला पॉइंट, सत्य के मार्ग पर चले और सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। ऐसे मांगल्य की और ऐसे कल्याण की कामना जो है वह कवि करते हैं। तो इस तरह से आप अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो आपको आंसर पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं है उसको कुछ सहारा मिलना चाहिए और उसका दुख दूर होना चाहिए, तब जाके उसका अच्छा होगा। तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरह। कवि की क्या अभ्यर्थना है, यानी कवि क्या चाहते हैं। तो आपको पता ही है कि कवि सभी के कल्याण की इच्छा रखते हैं, सभी का अच्छा हो, दूसरों के बारे में अच्छा का सोचना चाहिए, ऐसा कवि सोचते हैं। अब यहाँ आंसर में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो और मनुष्य तक ही वो पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। तो ऐसा कवि चाहते हैं। इन शॉर्ट सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो, कवि की यही मनोकामना है, कवि की यही अभ्यर्थना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते। अब आपको पता है कि दुनिया में कई सारे भेद है, ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब, ऐसे कई सारे भेद है जिसको दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये भेदभाव दूर होंगे तभी जाके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा, और कवि सिर्फ यही चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब, कई तरह के भेद देखने को मिलते हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या और द्वेष जैसे और साथ में संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोग एक दूसरे से जलते हैं। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आ चुकी हैं। क्या हुआ है? तो मानव एकता यानी हमारी जो यूनिटी है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, और हमारा विश्व बंधुत्व का जो सपना है वह पूरा नहीं हो पाता। विश्व बंधुत्व यानी हमसे एक है, और इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। उसका यही रीज़न कवि हमें बताते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। अगर आप अपनी तरह से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए, वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो लिखा है वही आपको लिखना है, ओके, क्योंकि यह सविस्तार उत्तर है, आप अपनी तरह से लिखने के लिए फ्री है। अब आगे देखते हैं, 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको बहुत लंबे आंसर लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 या 3 वाक्य में उत्तर है, इसलिए। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं, यानी कवि क्यों फील करते हैं। तो यहाँ पर सीधा आप आंसर लिख सकते हैं कि हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता संवेदना के बिना, और इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। अगर आप में संवेदना नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, तो दूसरों के लिए आप कुछ नहीं कर सकोगे, और इसीलिए संवेदना का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है।
और इसीलिए कवि संवेदना को जगाना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखो, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ होता है? मानवता यानी ह्यूमैनिटी, टू शो ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं कि लोग एक दूसरे की पीड़ा समझें और उसे दूर करने का प्रयत्न करें। पीड़ा को समझना, सिंपल, उसको हम क्या कहते हैं? मानवता की उपासना कहेंगे। तो इस तरह से आप 2-3 वाक्य में उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर काफ़ी इजी है। तो उसमें पहला है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और शिव यानी कि मांगल्य की भावना हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना चाहते हैं। पौरुष यानी शक्ति, स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो उसका आंसर है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि बंधुता की कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़े हो। तो पहला हमारा जो पद्य है उसमें आप इतने प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने वर्कशीट दी थी जिसमें आप छोटे छोटे प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो हमारा जो पहला पद्य है उसमें हम इतने जो प्रश्न और आंसर जो डिस्कशन किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम में लिखना है। उतना ही नहीं बल्कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ उस प्रश्न के उत्तर में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने वर्कशीट ऑलरेडी डिस्कस की है, जो हमारे चैप्टर के एंडिंग में हमने एक रिवीजन वीडियो रखा था, तो वो रिवीजन वीडियो भी आपको एक तरह से देख लेने का है, क्योंकि उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर के लिए आपको लागू होंगे। आई होप कि हमने जो अभी तक का रिवीजन किया है, पहला पद्य पूरा कर दिया है। और मैं होप करता हूँ कि उस रिवीजन में आपको पूरी समझ आ गई है, क्योंकि हिंदी का विषय है, हमारी राष्ट्रभाषा है। इतना ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी सरल है। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर हमें यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि यह पेपर आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है न्याय मंत्री, उसका कुछ रिवीजन करते हैं और उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व करने का कुछ प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। यह हमने ऑलरेडी अपनी वर्कशीट में लिखा हुआ है और आज इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अगर इसमें से कोई प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाए तो आप उसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अब आपको पता ही है कि सम्राट अशोक को ऐसे न्याय मंत्री की ज़रूरत थी जिसमें वह न्याय मंत्री निरपक्ष होकर, यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को न देखकर वह सिर्फ और सिर्फ न्याय करे। और इसीलिए वह ऐसे एक न्याय मंत्री की खोज में थे। और उतने में ही उसकी जो मुलाकात है वो किससे होती है? शिशुपाल से होती है। और शिशुपाल में वह न्याय मंत्री के जो लक्षण है वह उसको नज़र आते हैं। आपको पता है हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, लेकिन अगर यह प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। यह थोड़ा इंट्रोडक्शन है। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी युवक का वेश धारण किया।
वह क्या करते यह आपको लिखना है कि वह एक पहले तो परदेशी का वेश धारण करते, फिर वह घूमते घूमते एक ब्राह्मण जिसका नाम होता है शिशुपाल उसके यहाँ आ पहुँचते हैं। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के अवसर के लिए उसकी तलाश भी थी। सम्राट अशोक से यह बात करते हैं और इतना ही नहीं वह उसे अवसर भी दे दिए जाते हैं। हत्या का आगे स्टोरी में आपको पता है कि सम्राट एक पहरेदार की हत्या कर देते हैं और हत्या होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार भी करते हैं और वह सम्राट की सोने की मूर्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज पूरी करते हैं। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है यहाँ पर आप जो सारी स्टोरी है वह डाल सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आरंभ से लेके अंत तक जो इंसिडेंट हुआ है वह आप इस आंसर में डाल सकते हैं। वह काफ़ी लंबा हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखिए, जो सविस्तार उत्तर है वह एक प्रश्न आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर कंटेंट आपको बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। आपको पता है कि शिशुपाल को सम्राट अशोक क्या देते हैं, राजमुद्रा देते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे एक राजमुद्रा भी दे दी। ओके, तो इस तरह से आप, नो डाउट यह आंसर काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी तरह से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। और आप कह सकते हैं कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ। आपको पता है कि न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल जो था वह अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से करता था और इसकी वजह से क्या हुआ था, उसका डंका चारों ओर बज गया था, उसके न्याय का डंका चारों ओर बज गया था। तो आप उसको इस आंसर में लिख सकते। यहाँ पर लिखा है कि न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, यानी कि पूरी जो न्याय व्यवस्था थी, पूरा जो राज्य था वो काफ़ी अच्छा हो चुका था। लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर बाहर जाने लगे थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य की परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी थी। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं। ओके, और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से शिशुपाल अपने राज्य के लिए काम करता था वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। काफ़ी इजी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है। तो ये हुए आपके सविस्तार, यानी कि 5 या 6 वाक्य में उत्तर। हमारा आगे का प्रश्न है जो सविस्तार ही है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो जाते हैं। आपको पता है कि उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शिशुपाल था वह न्याय अपने राज्य में काफ़ी अच्छी तरीके से करता था। उतना ही नहीं बल्कि जब खरा न्याय सुनाने का समय आता है तब भी शिशुपाल सम्राट को नज़र में न रखते हुए एक अपराधी, सम्राट को अपराधी ही कंसीडर करते हुए उसको फांसी पर लटका देने का ऐलान करता है। और इस तरह से ऐसे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक काफ़ी खुश हो जाते हैं। इतना आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने के असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा था कि शिशुपाल की न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति
उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया था। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की थी और दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट यानी कि हेजिटेशन नहीं दिखाया था। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया था। यानी कि एक न्याय मंत्री की नज़र में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक तरह के होते हैं। यह उन्होंने शिशुपाल ने सम्राट को दिखा दिया था और इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल देखकर सम्राट अशोक गदगद यानी कि काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आगे का प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो हमें पता ही है कि वह न्याय मंत्री जो यानी कि शिशुपाल जो था, वह सम्राट को अगर फांसी पर लटका देता तो उसके राज्य का क्या होता, इसको नज़र में रखते हुए वह एक डिसीज़न लेता है। और वह डिसीज़न कैसा था कि सम्राट को नहीं बल्कि सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए ताकि न्याय ही हो और आगे से कोई ऐसा अपराध करने से पहले सोचे। कुछ इस तरह से सोचकर शिशुपाल क्या करता है, तो आपको पता है कि वह सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाने का ऐलान करता है और इस तरह वह न्याय भी करता है और सम्राट के जीवन की रक्षा भी करता है। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या कर दी थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर स्वरूप माना गया है और इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया और इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। आगे का प्रश्न देखते हैं, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि शिशुपाल निरुत्तर हो जाते हैं? तो जब सम्राट ऐसा कहते हैं कि न्याय की जवाबदारी आपके अलावा इतनी अच्छी तरह से और कोई नहीं संभाल सकेगा, तब जाकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन उसको हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद भी हो चुके थे। लोगों ने शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी, ऐसा शिशुपाल को लगता है। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उसके सिवा और कोई नहीं उठा सकता और सम्राट द्वारा ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलने पर, ऐसा प्रशंसा मिलने पर जो न्याय मंत्री शिशुपाल थे वह निरुत्तर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने सविस्तार उत्तर लिख सकते हैं। डिटेल लिखना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपका कंटेंट भी अंदर होना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसका टाइटल है 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी आंसर इन शॉर्ट। तो उसमें आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें पहला प्रश्न है, परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? जब सम्राट और परदेशी एक दूसरे से बात कर रहे थे तब आपको पता है कि शिशुपाल ऐसा कहते हैं कि हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था कुछ अच्छी तरह से नहीं चल रही और इस बात से जो परदेशी युवक था वह सहमत नहीं होता। और आपको यह आंसर लिखना है, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि शिशुपाल ने परदेशी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की इस बात से परदेशी सहमत नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? ऐसा क्या होता है कि सम्राट शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं? तो हमें पता है कि वह जो नवयुवक था वह और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे और न्याय की व्यवस्था के बारे में वह लोग बात कर रहे थे और शिशुपाल जो था वह न्याय का एक अवसर चाहता था और इसीलिए क्या होता है, सम्राट उसको नज़र में रखते हुए शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं। उसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप, सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का एक अवसर देना चाहते थे
शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। आगे देखते हैं न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया। तो आपको पता है कि न्याय मंत्री सम्राट को फांसी की सज़ा सुनाते हैं और सम्राट को फांसी पर न लटकाते हुए वह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश करते हैं। इसका आंसर भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि सम्राट को फांसी देने की सज़ा दी और उनके स्थान पर उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा तीसरा प्रश्न जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं वह है एक वाक्य में उत्तर। काफ़ी सरल है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें ही ये सारे एक गुण के प्रश्न के उत्तर आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो एक अतिथि को शाम को अंधेरे में आश्रय देने के लिए शिशुपाल अपने घर का दरवाज़ा खोल देते हैं। दूसरा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तो वह न्याय कैसे होता है यह दिखाने के अवसर में था। तीसरा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके, यानी कि न्याय करते वक्त किसी भी व्यक्ति को ध्यान में रखना नहीं चाहिए, सब एक समान। हमारा अगला प्रश्न है परदेशी युवक कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। तो परदेशी युवक और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। हमारा अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। अगला प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई। तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी भी प्रकार का भय न रहता था। अगला प्रश्न, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद ही उड़ गई और अपराधी का पताने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। अगला प्रश्न है सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया। तो सम्राट पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहते हैं कि वह बहुत उद्दंड था। उद्दंड यानी अच्छी तरीके से व्यवहार न करने वाला, जिसको हम कह सकते हैं उद्दंड, और इसीलिए सम्राट उसको मार देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, क्योंकि अपराधी और कोई नहीं बल्कि कौन था, सम्राट अशोक था। हमारा अगला प्रश्न है शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है। तो ईश्वर का स्वरूप बताया है। तो हमारा प्रश्न और उत्तर का जो रिवीजन है वो यहाँ पर हम पूरा करते हैं और हमारा जो दूसरा रिवीजन का वीडियो आएगा उसमें हम हमारे लेखन विभाग का थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। लेखन विभाग यानी कहानी लेखन और निबंध लेखन। तो हमारे लेखन विभाग में हम निबंध लेखन का थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कहानी लेखन का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कैसे लिखना है। नो डाउट ये जो टॉपिक है यानी कि कहानी लेखन और निबंध लेखन आपके लिए नया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र में रखनी होगी अपने निबंध लिखते हुए, अपने स्टोरी लिखते हुए। आज का रिवीजन हम यहाँ पर पूरा करते हैं। आई होप कि जो भी रिवीजन हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने जो वर्कशीट लिखी हुए हैं वो नोटबुक को आप रिफ़र कर सकते हैं, ताकि जो एक गुण के प्रश्न है उसके लिए वो आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लेखन विभाग का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू और अपना ख्याल रखें।